संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 जून से 11 जून तक आयोजित 6 दिवसीय नाट्य समारोह की आज समापन संध्या पर हम आप सभी उपस्थित दर्शक बंधुओं का, सभी नाट्य प्रेमियों का अपने केंद्र परिवार की ओर से और केंद्र के निदेशक श्री आशीष गिरी जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम शब्द सुमनों से स्वागत करते हैं नैनी सेंट्रल जेल प्रयागराज के जेल अधीक्षक आदरणीय एसपी सिंह साहब का, जो आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है कि यह हमारा 6 दिवसीय नाट्य समारोह, जिसकी यात्रा हम लोगों ने 6 जून से आरंभ करी थी। 6 जून को आधारशिला प्रयागराज के कलाकारों द्वारा मायाराम की माया नाटक का मंचन किया गया। 7 जून को रंगचक्र प्रयागराज के कलाकारों द्वारा नाटक सारी रात और 8 जून को एक्स्ट्रा एंड ऑर्गेनाइजेशन के कलाकारों द्वारा हरवेंद्र सरताज के निर्देशन में कांट पे वांट पे की प्रस्तुति। उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ी और समन्वय संस्था के कलाकार सुश्री सुषमा शर्मा के निर्देशन में कहानियां कहती कहानी के मंचन के साथ आपके बीच में थे। और आज उसके पश्चात 10 जून का दिन आया और अक्कड़ बक्कड़ फाउंडेशन के कलाकार निखिलेश कुमार मौर्य के निर्देशन में स्वान गान की प्रस्तुति को लेकर के कल आपके बीच थे। आज हम आपके लिए बैक स्टेज संस्था के कलाकारों द्वारा श्री प्रवीण शेखर के निर्देशन में नाटक बाजी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित है। हम केंद्र के प्रभारी कार्यक्रम आदरणीय मदन मोहन मणि जी से निवेदन करेंगे कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेल अधीक्षक नैनी सेंट्रल जेल आदरणीय एसपी सिंह साहब को लेकर के सादर मंच पर आए और केंद्र के सहायक निदेशक श्री सुरेंद्र कश्यप साहब से निवेदन है कि कृपया मंच पर पधार करके अपने कर कमलों से वो पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि को भेंट करके सम्मानित करें। और मैं मुख्य अतिथि महोदय से सादर निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में हम लोग को दें। श्रद्धेय मणि जी, प्रथम यज्ञ भूमि के सौभाग्यशाली यह उपस्थित प्रयाग भूमि के भद्रजनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और भारतीय संस्कृति की जो निरंतरता है, वो अपने सांस्कृतिक जो धरोहर है, वो रंगमंच, नाट्य, काव्य, संगीत के माध्यम से आपकी जीवित है। बड़ा अचंभा सा हुआ ये सुन के कि आज कोई यहाँ त्रिदिवसीय 6 दिवसीय नाट्यशाला या आपके रंगमंच पे जो भी ये नाटक का मंचन हो रहा है, ये चल रहा था, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद कोई कलाकार अपने भाव का संप्रेषण
स्व को पर में परिवर्तित करता है। मीडिया में शायद कवरेज नहीं रहा होगा या शायद मेरी गलती होगी, मैं देख नहीं पाया हूँगा, तो मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। मुझे बहुत ही खुशी इस बात की हो रही कि मुझे काफी तादाद में जो भी लोग दिख रहे हैं वह कहीं न कहीं संप्रेषण और संवेदना के वाहक होंगे, जो आज की भागदौड़ में व्यावसायिक जिंदगी में जिसे कहते हैं कि सारी चीजें मार्केटिंग में हो गई है, संबंध हो या रिश्ते हो या फिर पढ़ाई हो, सिर्फ व्यवसायीकरण हो गया है। वहां पे आप किसी दूसरे के उस भाव को देख के रोमांच, हर्ष, अमर्ष, घृणा, जुगुप्सा, जो भी कितने रूप होते हैं, उसको अनुभव करने के लिए आए कि समाज में हो क्या रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो संवेदना जीवित ही देख के खुशी होती है। सिर्फ और सिर्फ व्यवसायीकरण से इतनी दूर है कि और सारी विधाएं पूर्णतया व्यवसायिक हो चुकी है। यह मानवीय संवेदना, मानवीय भाव, आवेश, आवेग, इन सब को एक निश्चित समय में एक सीमित संसाधन में प्रस्तुत करता है। तो ये रंगमंच कलाकार की वाकई बहुत बड़ी खूबी कि बिना रीटेक के वह आंसू भी ले देता और चेहरे पे खुशी भी ले देता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी उपस्थिति और ज्यादा अच्छी होगी और ज्यादा तादाद में आप होंगे यहाँ पे। और रंगमंच एक बार फिर से तो क्या था ना, पढ़ा था मृक्षकटिकम, मिट्टी की छकड़ा गाड़ी, हिंदी रूपांतरण था मृक्षकटिकम का शायद, या फिर छोटा सा था, मतलब मैं पढ़ रहा था तो दूरदर्शन पे देखा था विजय तेंदुलकर का जमुना दी उतरी 56 गली, यानी कि घासीराम कोतवाल। ये स्मृतियों में है, वैसी स्मृतियां फिर से शायद पुनर्जीवित हो, ऐसे ही लोग मिले, भाग्येंदु जी जैसे लोग मिले हैं, नए लोग हैं। उम्मीद है कि रंगमंच अपने उस खूबसूरत रूप को फिर से आकार ले सकेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। और अब मैं केंद्र के सहायक निदेशक आदरणीय सुरेंद्र कश्यप जी से निवेदन करूंगा कि वो इस रंग यात्रा के संबंध में 2 शब्द अवश्य कहें। नमस्कार प्रयागराज मुख्य अतिथि महोदय एवं प्रयागराज के दर्शकों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सभी इस 6 दिवसीय नाट्य समारोह के साक्षी बने और आज हम समापन की ओर हैं। और ये समापन केवल अभी के लिए है, हम कोशिश करते रहेंगे कि आगे भी आप सभी के लिए ऐसे नाट्य आयोजनों का हमेशा ऐसे नाट्य समारोह आयोजित करते रहें और आप हमेशा इससे जुड़े रहिए, क्योंकि ये रंगमंच बहुत कुछ सिखाता है। ये भी सिखाता है कि हमें समाज में किस तरह रहना चाहिए, हमें समाज में किस तरह उठना चाहिए, बैठना चाहिए, या समाज की जो अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं उन सब पे कटाक्ष भी करता है, उन सबको आपके सामने उकेरता है, रखता है, परोसता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी कला और संस्कृति से सदैव जुड़े रहें, आते रहिए, हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी इस संध्या पर उपस्थित हुए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम आपको जोड़ते हैं सीधे आज के नाटक बाजी से, जिसका निर्देशन किया है श्री प्रवीण शेखर जी ने। नाटक का कथासार कुछ इस प्रकार है। नाट्य प्रयोग बाजी, मृत्युदंड और आजन कारावास के बीच दिलचस्प कथा विन्यास, कहन और बहस के साथ आगे बढ़ता है।
और जीवन के अर्थ की बात करते हुए पूरा होता है। इस कहानी की संवेदना में मानवीयता का तत्व इतना गहरा है कि लेखक ने बहुत सी त्रास स्थितियों में भी सूरज की रोशनी और सुंदरता के शाश्वत गुण को देखा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने बैक स्टेज के कलाकारों द्वारा श्री प्रवीण शेखर के निर्देशन में नाटक बाजी। अरे सर, क्या है कि गर्मी इतनी बढ़ गई है 45 डिग्री के आसपास, तो ऑफिस से निकलने का मन ही नहीं करता। ऑफिस से अंधेरा होने पर निकला, उसके बाद ट्रैफिक में फंस गया थोड़ा सा, इसी वजह से देर हो गई। ये बात तो एकदम सही कही आपने। हाँ, आजकल ट्रैफिक की समस्या तो बहुत हो गई। अच्छा चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए आपकी वकालत कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है सर। अभी तो वो पिछले केस की तैयारी चल रही थी जिसके बहस के लिए दीक्षित साहब सुप्रीम कोर्ट गए हुए, बस अभी तक उसी में व्यस्त थे। ये बढ़िया है। मेरा तो समझिए कि भीड़ भाड़ में एकदम दम सा घुटने लगता है। मेरे साथ बिल्कुल उल्टा होता है? क्या? आप ही ने तो कहा कि आपके साथ बिल्कुल उल्टा है। अच्छा वो दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि मुझे अकेलापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि दिन भर घर में अकेला बैठा रह गया, किसी से मिलना जुलना ना हो सका, और शाम होते होते सर बिल्कुल भारी हो गया। फिर भी यहाँ बैठना बुरा नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि हम और लोगों से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम भी हॉल के लोगों को देख सकते हैं और वो भी हमें देख सकते हैं। सो तो है। अब वैसे इस कमरे में मैं पहली बार आया हूँ, हालांकि मिस्टर गोयल के यहाँ भी मैं दूसरी बार ही आ रहा हूँ, लेकिन पिछली बार जब सीनियर के साथ आया था तो याद है इधर से नहीं आया। हाँ, हॉल के उस तरफ इसी तरह का एक और कमरा है ना, हो सकता है पिछली बार आप उधर से आए। आप देखिए, मैं तो यहाँ इतनी बार आ चुका हूँ कि मुझे कोना कोना परिचित है। जाहिर है। अच्छा ये बताइए, आज की पार्टी के उपलक्ष्य में आपको पता है? आपको नहीं पता? सर मैं पूछ नहीं पाया था, वो दीक्षित साहब ने फोन पर बस इतना ही कहा कि गोयल साहब के यहाँ पार्टी है, चले जाना। सो मैं चला। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। वाकई? दरअसल गोयल साहब इतनी छोटी छोटी बातों पर पार्टी देते रहते हैं, या मौका जानने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। घर पहुंचा तो पता चला कि गोयल साहब के यहाँ से इनविटेशन है, तो बस उल्टे पाँव चल दिए। आपका सही है सर, ऑफिस से निकले सीधा पार्टी, ये बढ़िया करते हैं आप। आप लोग कब आए? आज समझिए जस्ट आए जी। वही तो मैं कहूँ, आप और दीक्षित जी जरूर आए। गोयल साहब कहने लगे कि अब क्या आएंगे आप लोग? बहुत देर हो गई है भाभी जी। अरे नहीं देर क्या, पार्टी अभी चली रही है, बस काफी लोग लौट जरूर गए। चलिए बढ़िया ही है, भीड़ भाड़ कुछ कम हो जाएगी। माफ कीजिएगा गोयल साहब के लिए, ऐसा है मिसेस गोयल की आपसे मेरी पहले कभी मुलाकात नहीं, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं आपको अपना परिचय दे दूं। जी मैं आप मेरे मेहमान हैं, इससे बढ़कर किसी परिचय की बात। भाभी जी, आप नीरज सक्सेना, सीनियर एडवोकेट पीके दीक्षित के जूनियर। जी अच्छा, वैसे दीक्षित साहब नहीं दिख जी, वो बाहर गए हुए, उन्होंने मुझे कहा था कि आप। जी अब मैं समझी, आप लोग भीतर ही चलिए ना। ना ना, सकने दीजिए कुछ और, फिर चल लेंगे। अरे लोग तो जा ही रहे हैं, आज उधर का भी गेट खोल दिया, काफी लोग तो उधर से ही निकल रहे हैं। वैसे एक बात बताइए, ये गोयल साहब नजर नहीं आ रहे कहीं, किस धंधे में लगे हुए हैं? अरे क्या बताऊं, आप तो जानते ही हैं, बहस करना उनकी पुरानी आदत है। मिल जाए दो चार लोग, फिर देखिए ना उनको समय का पता और ना ही इसका कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इस समय कहाँ बहस में लगे हुए हैं? और कहाँ,
यही लाइब्रेरी में बैठे हैं मेहमानों के साथ। मुझे फुर्सत ही कहाँ थी जाकर ये भी देखते कि बात क्या है। बस लौट रही थी तो कुछ मर कैद फांसी, फांसी मर कैद, ऐसा ही कुछ समझा था। ये लो, ये सब सक्सेना साहब जैसे वकीलों का मामला है। गोयल साहब भी खामखा गए। क्यों सक्सेना साहब, सही कहा ना मैंने? सर बिना हियरिंग के कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है। अच्छा आप लोग भीतर नहीं चले, मैं गोयल साहब को यहीं हाँ जी जरूर। आप लोग बैठिए। हाँ कोई है। हाँ तनेजा साहब, इन अमीर लोगों को नाहक ही इस बात का भ्रम हो जाता है कि पैसे के साथ साथ इनकी बुद्धि भी बढ़ती है और वो जो सोचते हैं वही परम सत्य है। आपको भी लगता है सर? छोड़िए, आप बताइए, आपके मन में यही बात थी ना? अरे नहीं नहीं सर, अभी इसका समय नहीं आया। इस पर फिर कभी आराम से चर्चा करेंगे हम लोग। आराम से। नमस्कार। लगता है दोनों लोग साथ ही आए हैं। हाँ, एक रास्ते में मिल गए। बहुत बढ़िया, बैठिए बैठिए। जी जी और भाई सक्सेना साहब, जी सर। क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। क्या हुआ, अभी तक दीक्षित जी वापस नहीं आए? उन्हें तो कल लौटना है ना। आज तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बहस ही करनी थी। अरे हाँ, आज 11 तारीख की तो जी है। जी जी, आज ही की तारीख। और भाई तनेजा साहब, भाई आपकी पत्रकारिता का क्या हाल चाल है? मुझसे एकदम विपरीत, बड़ी दुबली हो गई है। आदमी है सर ये। ऐसा क्या है भाई? हाँ वो सब आप छोड़िए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मैंने सुना इस खुशनुमा माहौल में आप किसी डिस्कशन में लगे हुए हैं। अरे मत, बिल्कुल मत। कुछ लोगों की ना आदत, उन्हें जीवन का कतई अनुभव नहीं होता, फिर भी अपनी बात पे जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। और बात क्या है? अरे वो आज के अखबार में एक न्यूज छपी है ना कि किसी कोर्ट ने 2 अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई है। आज के अखबार में? अरे भाई ये देखिए ना, ये देखिए। हाँ हाँ, ये तो शायद मैंने भी पढ़ा था। मुंबई हाई कोर्ट की बात है। भाई दबे उसी पे चर्चा चल रही थी। भाई मैंने कहा ठीक ही तो हुआ भाई, फांसी न होती उम्र कैद हो जाती, जो कि बिल्कुल ठीक न होता। इसी बात पर कुछ लोग ये जिद पकड़ के बैठ गए कि उम्र कैद फांसी से ज्यादा ह्यूमन। अच्छा। हाँ बात करेगा साहब, मैं भी अंत तक अपनी बात पर अडिग रहा। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि चलिए भाई ठीक है, आप में से जितने लोग भी उम्र कैद का पक्ष ले रहे हैं ना, ठीक, आज मैं आप लोगों के साथ एक शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। आप उम्र कैद छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 साल, अपने जीवन के 5 साल कैद की सजा काटने के लिए तैयार हो जाइए और काट लीजिए। तो मैं आपको अपनी तरफ से पूरे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। ये तो मजेदार मामला निकला ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी बात को कहना तो आसान है, पर करना उतना ही कठिन। उनमें से एक भी आदमी न तैयार हुआ, सबकी टाए टाए फिक्स हो गई। अब ससरी निगाह से देखिए साहब, तो भाई मेरा ना तो उम्र कैद का ही अनुभव है और ना ही फांसी, लेकिन हाँ जहां तक रिजिंग का सवाल है, मैं तो फांसी को ही बेहतर मानता हूँ। देखिए क्या है कि मृत्यु तो दोनों में है, लेकिन फांसी में जहां इंसान की जीवन लीला एक झटके में ही समाप्त हो जाती है, वही उम्र कैद में किल कर मरता है इंसान। तनेजा साहब, भाई आप बताइए कि आपके हिसाब से दोनों में ज्यादा मनुष्यता किसमें? मैं समझता हूँ दोनों ही बातें गलत है। अब दोनों का उद्देश्य बिल्कुल एक है, जीवन का अंत कर देना और जीवन को समान धारा से अलग कर देना। और तब जबकि कोई व्यवस्था किसी व्यक्ति को जीवन दे नहीं सकती, उसे इस बात का अधिकार भी नहीं होना चाहिए कि वो उससे उसका जीवन ले ले। अरे भाई आप तो बात के दूसरे पहलू पे चर्चा करने लगे। नहीं गोयल साहब, ये वही पहलू है। अच्छा छोड़िए इस बात। वकील साहब जी सर। आप बताइए कि इस पूरे विषय पे आपके क्या विचार है? दरअसल मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। हालांकि गलत तो फांसी और उम्र कैद दोनों ही है, बावजूद इसके कानून में दोनों की स्थिति है। इसलिए कभी खुद मुझे इनमें से एक को चुनना पड़े तो मैं उम्र कैद ही चुनूंगा सर। ये कौन सी बात होती है भाई? ये नए उम्र के लड़कों के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है, किसी विषय पे जानकारी नहीं होती, लेकिन फतवे पहले जारी करने लगते हैं। आप किसी उम्र की नहीं, फांसी और उम्र कैद की चलिए गोयल साहब। क्यों नहीं चलिए भाई, बिल्कुल चलिए। अच्छा एक बात बताइए, आप उम्र कैद ही चुनेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि मर जाने से किसी भी हालत में जीना बेहतर है। अरे
कोर्ट में इस बात को लेकर याचिका दायर की जा रही है कि फांसी एक तकलीफ दे, दर्द देने वाली, अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसके बदले कम समय में मौत की सजा देने के तरीके अपनाए। दलील ये दी जाती है कि फांसी की सजा में अपराधी को मृत घोषित करने में 40 से 50 मिनट लग जाते हैं, वही गोली मार देने या फिर जहरीले इंजेक्शन दे देने में ये काम मुश्किल 5 से 10 मिनट में हो जाता है। अब आप ही बताइए, ज्यादा मनुष्यता किसमें? यही ना कि इंसान को कम तकलीफ हो और उसे मुक्ति मिल जाए, यही तो मनुष्यता है। माना गोयल साहब, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मृत्युदंड देने वाले 58 देश हैं, और मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो मृत्युदंड पूरी तरह से समाप्त कर चुके 97 देश हैं, और जो बाकी के बचे हुए देश हैं उनमें भी करीब पिछले 10-12 वर्षों में एक भी मृत्युदंड नहीं दिया गया। खैर, इसे छोड़िए, आप ही की बात को लेते हैं। आपके मुताबिक उम्र कैद फांसी से ज्यादा तकलीफ है, ठीक? बिल्कुल। तो फिर क्यों ना जघन्य अपराधियों को फांसी के बजाय कठिन उम्र कैद की ही सजा दी जाए, ताकि उन्हें हर पल अपने गुनाह का एहसास भी होता रहे और पश्चाताप भी होता रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने सचिन। अब उम्र कैद में इस बात की गुंजाइश तो रहती है कि कैदी अपने आप को सुधार सके, और फिर पश्चाताप से बड़ी और कोई सजा है क्या? और दूसरी बात को ऐसा, मान लीजिए किसी झूठ की वजह से कानून किसी निर्दोष को सजा देता है और कुछ वक्त के बाद कानून को इस बात का प्रमाण मिले कि सजा पाने वाला व्यक्ति निर्दोष, तो कानून के पास भी एक मौका तो होगा ना माफी मांगने का। लेकिन सक्सेना साहब, जघन्य अपराध जैसे कि बलात्कार और मर्डर के अपराधियों को मैं समझता हूँ गोली मार देनी चाहिए, या कम से कम फांसी तो देनी ही चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने तनेजा साहब। दरअसल जज्बात में बहकर हम यही सोचते हैं और यही करना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर से आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा गोयल साहब की बात की तरफ। इन्होंने कहा कि फांसी से मनुष्य को तुरंत मुक्ति मिलती है, अर्थात अपराधी को उसकी सजा से तुरंत आजादी, जबकि उनके अपराध की वजह से पीड़ित और उसके परिवार वाले जिंदगी भर के लिए तकलीफ झेलते हैं। तो फिर क्यों ना ऐसे जघन्य अपराधियों को कठिन उम्र कैद की सजा देकर जिंदगी भर के लिए उस तकलीफ का एहसास कराया जाए। और फिर गोयल साहब, इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब किसी निर्दोष कैदी को फांसी की सजा दी गई है। और तीसरी बात गोयल साहब, मान लीजिए कोई क्षणिक आवेग में या क्रोध में अपराध कर बैठता है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं, तो उम्र कैद में उसके पास भी खुद को सुधारने और अपने क्रोध पर काबू करने का समय तो होगा। और फिर क्या पता कैद खाने की कैद से कोई विद्वान बनकर निकलता है या आईएएस का एग्जाम दिया, क्योंकि एकाग्रता के लिए कैद खाने से अच्छी जगह दूसरी नहीं होगी तनेजा साहब। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे बिल्कुल बकवास बात की आपने, बिल्कुल बकवास। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग कह क्या रहे। चलिए भाई वकील साहब, आप उम्र कैद का इतना पक्ष ले रहे हैं ना, और ठीक है, आज मैं आपके साथ एक शर्त लगाने के लिए तैयार। आप उम्र कैद छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 साल, अपने जीवन के 5 साल कैद सजा काटने के लिए तैयार हो जाइए और काट लीजिए। जो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप नहीं काट पाएंगे। मैं आपको अपनी तरफ से पूरे 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। बोलिए, तैयार है? 5 साल का गोयल साहब, मैं पूरे 10 साल तक की भी शर्त लगा सकता हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? होश में तो है? अपने पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ गोयल साहब। क्या कह रहे सक्सेना साहब? 10 करोड़ के लिए 10 साल की कैद? जी हाँ, आप अपने 10 करोड़ रुपए दांव पर लगाएं और मैं अपनी 10 साल की आजादी। बोलिए। चलिए तो ठीक है, लगी हमारे और आपके बीच में बाजी। पूरे 10 करोड़ 10 साल के लिए लगी इसी बात। ठीक। आप लोग गपशप ही करते रहिए, ये लोग कुछ खाएंगे। अरे लाओ भाई, लाओ से वैसे मैं कभी लेता नहीं, पर लेना चाहिए। अरे लीजिए लीजिए सक्सेना साहब, मैं भी रोज नहीं लेता हूँ, कभी कभी लेना अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। आओ यार, बाजी के नाम पे कुछ चीयर्स हो जाए। बिल्कुल। चीयर्स। वैसे आप किस बात पर बहस चल रही थी? सक्सेना साहब, क्यों ना कैद की शर्तें भी हम लोग अति शीघ्र लिख लें?
उसके लिए कल ही मिलें क्या शाम को यहीं पर? मुझे कोई एतराज नहीं सर। भाई तनेजा जी, देखिए मैं चाहता हूँ कि शर्तनामा लिखते समय आप भी आ रहे। एकदम एकदम। आप लोग की बात हो रही हो तो अंदर चलिए, डिनर तैयार है। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आइए आइए। देखिए भाई सक्सेना जी, यदि आप मेरी बातों को लेकर के चिंतित हो रहे हो तो मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि इस मामले में आपने ही शुरुआत की। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मेरे यहाँ डिनर के लिए आए हो और मेरी ही बातों को लेकर के चिंतित हो गए। आप चिंता न करें सर, आइए चलिए आइए। चलो भाई। कोई नया नशा क्यों चढ़ता जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रही। सट्टा तो आप पहले ही लगाते थे, जो आप खेलते ही। शराब पीना तो जैसे आम बात है, फिर ये हर बात में बाजी लगाने की आदत अच्छी है ना? अरे भाई, अपने बात कोई भोगने वाला भी तो नहीं हुआ, किसके लिए विशेष चिंता करूं? नहीं भी होगा ये तय भी तो नहीं हुआ। अरे हो तो पहले। पर आप अपनी आदत से बाज नहीं है। अरे यार तुम नहीं समझोगी, कुछ लोगों की ना आदत होती है, उन्हें अपने सोचने और समझने पे बड़ा गुमान होता है। अब तुम्हें क्या लगता है वो सक्सेना का बच्चा आ जाएगा? ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इन्हें परखना हो ना तो राह के मैदान में खड़ा कर और फिर देखो, भागते देर नहीं लगेगी। मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आज वो नहीं आएगा। और मेरा पूरा विश्वास है जरूर आएगा। अरे इस बात पे तो मैं शर्त भी लगा सकता हूँ, बोलो। नमस्ते गोयल साहब। ओहो सक्सेना नहीं गए? अरे भाई आएंगे ही, ये कैसे कहा जाए। कल तो जवानी के जोश और 10 करोड़ रुपए के लालच में उन्हें 10 साल की सजा बहुत आसान लग रही है, और जब दिमाग ठंडा हुआ होगा ना तो 10 साल की सजा सुन के ही काम उठे होंगे। तो नहीं साहब भाई, मैं तो पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आज वो नहीं आएगा। आपका सोचना ठीक है, पर आपका दावा गलत भी हो सकता है। क्या बात है, मैं इसी बात पर शर्त लगाने की तैयार हूँ। बोले क्या? तुम आप शर्त मार रहे हो। अरे छोड़ो, आज तक खाना हूँ जो आज आऊँ क्यों मैं? मालिक, हाँ भाई। दोनों सक्सेना साहेब आए। अरे भेजो भाई भेजो, उन्हीं की तो यहाँ चर्चा हो रही है। देखिए गोयल साहब, अभी आप शर्त हार जाते, मेरा मुनाफा तय था। मुझे तो लगा कि आज नहीं आएंगे। नमस्कार गोयल साहब। ओहो आइए आइए। इससे पहले कि हम लोग काम की बात शुरू करें, क्यों ना एक और कॉफी का हो? अरे कॉफी क्यों? एक पैक से ज्यादा तो क्या बुरा होता है? अरे नहीं तनेजा साहब, अभी कॉफी ही चले। ठीक है, कॉफी चले। भाई देखिए, मुझे तो कोई एतराज नहीं। सुनो, आप सेवक से बोलो जरा कॉफी बना दे तो। भाभी जी, एक कम चीनी और स्ट्रॉन्ग रखिएगा। सक्सेना साहब, भाई देखिए मैं ये कह रहा था कि एक बार आप पुनः विचार कर लो। देखिए क्या है कि 10 करोड़ रुपए तो मेरे लिए हाथ की मैल है, लेकिन आप अपनी जवानी के नहा की 2 साल कमा बैठे। बात 10 साल की हुई है गोयल साहब। साल की हुई है गोयल साहब। भाई जानता हूँ बात 10 साल की हुई, लेकिन ये भी जानता हूँ कि आप 2 साल से ज्यादा कैद की सजा नहीं काट पाए। ये मत बोलिए कि अनजाने में मिली हुई कैद की सजा से ज्यादा तकलीफदेह होती है जानबूझ कर मिली हुई कैद की सजा। शक तोड़कर किसी भी समय आजाद हो जाने का जो आपका अधिकार है, यही आपके जीवन के लिए काल बन जाए। सच कहता हूँ भाई, इसका मुझे बहुत दुख है। बेहतर होगा हम लोग कैद की शर्तों पर बात करें, क्यों सर? हाँ, मेरा भी यही विचार है। तो चलिए ठीक है, ये लीजिए। और कॉफी भी आ गई, तो हम लोग कॉफी भी पीते रहे और शर्तनामा भी लिखते रहे। लो भाई दो, जब भी दो। बोलू करेगा साहब?
देखिए, कैद खाने के रूप में मैं अपने ही बंगले के उस कमरे का उपयोग करूंगा जो बागीचे की तरफ। एक सेकंड गोयल साहब, ये किस तरफ पड़ा? बागीचे की तरफ, पूरब साइड में। पर उस तरफ तो राम सेवक रहता है। तो क्या दिक्कत है? राम सेवक ही कैद खाने का पहरेदार है। आज से ठीक 5 दिन बाद सूर्य की पहली किरण के साथ ही सक्सेना साहब के कैदी जीवन की शुरुआत हुई और ठीक 10 साल बाद सूर्योदय के साथ ही ये आजाद हो जाए। इस बीच शर्त तोड़ने का कोई भी प्रयास मुझे 10 करोड़ रुपए देने से मुक्त कर दे। जाहिर है ये बात तो कैद खाने की चाबी मेरे पास रहेगी, मेरा नौकर समय से चाबी ले जाए। अब जैसे गोयल साहब, मैं एक बात कहूँगा, चूंकि क्या मजबूरी की नहीं है, तो हमें इस बात को बाद में नहीं करना चाहिए कि ये हर समय कैद में रहे। मेरा साहब, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कैदी जितने दिन भी कैद खाने में रहे, उसे कैद खाने के अकेलेपन का पूरा एहसास। इन 10 वर्षों में सक्सेना साहब की किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई। इनसे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति मिल सकता है और वो है मेरा नौकर राम सेवक। फिर भी गोयल साहब, रस्सी से बंधे जानवर को भी कभी कभार घुमाया फिराया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप इन्हें महीने में कम से कम 1-2 बार घूमने फिरने की छूट दें। हाँ, इतनी छूट तो मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन कैंपस के भीतर। कैंपस के भीतर ही क्यों? अरे यार, ये कैदी है, तफरी करने आया है क्या यहाँ? अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ। कैद में किताबें पढ़ने की छूट होगी? हाँ, किताबें तो देनी ही चाहिए। चलिए अच्छा ठीक है, आपको किताबें दी जाए। और चिट्ठियां लिखने की छूट? बिल्कुल नहीं, चिट्ठियां सिर्फ आप लिख सकते हैं, बाहर की कोई चिट्ठी आपको नहीं दी जाएगी। एक सेकंड, एक बात साफ करिए, ये किताबें आएंगी कहाँ से? हाँ, इन्हें किताबें मेरी तरफ से। आपकी तरफ से? हाँ, वो भी मेरे पसंद की। लेकिन मैं अपनी इच्छा तो जाहिर कर सकता हूँ ना कि मुझे किन विषयों पर किताबें चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन अंतिम निर्णय सिर्फ मेरा ही होगा। अच्छा, अखबार के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल नहीं, कैदी को ऐसी कोई चीज नहीं दी जाएगी जिसका संबंध सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से। ये तो ठीक कहा आपने भाई, तभी तो कैदी को कैदी जीवन का पूरा एहसास हो सके। बिल्कुल। अच्छा, बजाने के लिए कोई साज चाहूं तो? अच्छा, आप साज भी बजाते हैं? जी, बस अकेले में। चलिए भाई ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार। बस हाँ, वैसे गोयल साहब, अब इतना सब कुछ हो ही गया है तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा उदार हो। इन्हें महीने भर के लिए 1-8 बोतल शराब की और कुछ पैकेट सिगरेट तो दे देंगे। अरे नहीं तनेजा साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मान लीजिए जनाब, बाद में कहना पड़ेगा कि तनेजा भी कुछ समझता है। चलिए भाई ठीक है, अब मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। बस सक्सेना का ये शर्तनामे पर आपके दस्तखत हैं। अरे करिए, सोच क्या रहे हैं? मैं अपने पूरे होशो हवास में इस शर्तनामे की सभी शर्तें मंजूर करता हूँ। जी। अच्छा, मुझे भी? अरे हाँ, ये नाम लिखा तो है आपने। मैं अपने पूरे होशो हवास में इस शर्तनामे की सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ। भाई, गवाह के रूप में आप अपना भी तो सिग्नेचर करिए। अब तो बात
शर्तनामे की आपकी कॉपी सबसे साथ, और ये रही आपकी कॉपी गोयल साहब, मैं सीधे सवाल किया भाई से फाइल में लगा देना, ठीक है? वैसे मैं कह रहा था जब इतना सब कुछ हो ही गया है तो क्यों ना एक लिटिल पैक हो जाए। भाई मैं तो हमेशा तैयार रहता हूं। तो फिर क्या? अच्छा ये बताइए कहां बैठना पसंद करेंगे? बाहर लॉन में बैठा जाए या बाहर में? नहीं बाहर नहीं, हर गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर में बैठते हैं एसी चला के। क्या कहते हैं सक्सेना साहब? जैसी आप लोगों की इच्छा सर। चलिए सुनो, काम सेवक से बोलो कि पार्क बहुत जरा साफ सफाई भी कर देगा, ठीक है? आइए भाई सक्सेना साहब, आइए सर, आइए चले जाइए, आइए। अच्छा गोयल साहब, मैंने सुना आपने फ्रांस से कोई इंपोर्टेड वाइन मंगाई थी। अच्छा याद दिलाया, आज इसी में शुरुआत की जाएगी। आइए। बाहर जाऊंगा। सक्सेना साहब,
हुआ हुजूर? कौनो गड़बड़ी बा का? हमें मन कुछ नहीं किया हुजूर। मालिक से जैसन मिला वैसे लिया के सीधे आपके दे दिया। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब काहे? बस ऐसे ही। ये सारा सामान ले जाके मालिक को लौटा देना, ठीक है? ठीक बा। और हाँ, रुको, एक चिट्ठी भी देता हूँ, वो भी मालिक को दे देना। आप हमसे भले न बतावे हुजूर, मुदा हमका बोझित नहीं का। जरूर ये सब सामान नकली और नहीं तो 2 नंबर का है। हम पढ़े लिखे भले नहीं हैं हुजूर, मुदा इतना तो जनता करी। लिखें, खूब खिसियाए के चिट्ठी लिखें आप और हमसे पूछें तो हम कुछ कुछ कहीं दे। एक तो बात पूछे हुजूर, बहुत दिन से मन में चलत रहा, मुदा आज पूछत। क्या बात है, पूछो। आपसे कोनो गलती भई रही का? क्यों? नहीं, यहाँ देख के मन में लगा कि आपसे कोनो गलती जरूर भई रही। कभी तो आप यहाँ, वैसे तो हम बहुतन के जानी थे जौन बेचारे बिना कसूर के जेहल गए, मुदा वो सब छोट मोट आदमी रहे, कोनो देखन हार नहीं रहा। मैं तुम्हें बड़ा आदमी लगता हूँ क्या? अरे राम राम कहे हुजूर, आप नहीं तो आखिर में बड़ा आदमी होती कैसे? आप ही बताओ। अच्छा ठीक। हाँ? ये लो, ये चिट्ठी, ये सारा सामान मालिक को लौटा देना और साथ में ये चिट्ठी भी दे देना, ठीक है? ये लो, जाओ। अच्छा हुजूर, राम राम। बहुत दिन से सक्सेना की आवाज नहीं सुनाई दी। तुमने सुना क्या? हाँ, लेकिन वो ठीक नहीं रहा था। बेसुरी आवाज में कुछ गा रहा था। नहीं, जैसे पहले वो अक्सर आधी आधी रात को पागलों की तरह चीखा करता था, चिल्लाया करता था। अब वो वैसा नहीं करता है। क्यों? राम सेवक तो बता रहा था, अब ज्यादा समय या तो पढ़ता रहता है, तनाव भोगन बजाता रहता है। अरे यार, ये क्या? माइका माइक के ठेके से तो फायदा हुआ है, पर ये पटसन करने का तो बहुत बंदा गया इतना। समझो, मालकिन ये सब लौटा दिए। क्यों, कुछ कहा भी है क्या? ये चिट्ठी दिए। ठीक है, तुम जाओ। जोर से पढ़ो तो आखिर लिखा क्या है उसने। मिस्टर गोयल, आपकी भेजी जासूसी किताबों ने मुझे बेकार समय काटने में काफी मदद की है। धन्यवाद। पर अब मैं चाहूंगा आप कुछ अच्छे उपन्यास, कहानी की किताबें, साथ ही भाषा शास्त्र और दर्शन शास्त्र की कुछ और किताबें मुझे उपलब्ध कराएं। किताबों के नाम भी दिया है क्या? नहीं, शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट वापस कर दूं, जब तक दोबारा मांग ना करूं ना भेजूं। इतने दिनों तक शराब पीने के बाद मैंने महसूस किया है कि शराब इच्छाओं को खामखा उत्तेजित करती है।
क्या हुआ, बुरा हो गया? मैंने महसूस किया है कि शराब इच्छाओं को खाना। अरे भाई ये तो अभी आपने बोला ना, आखिर आगे बोलो क्या लिखा है। हाँ, आगे लिखा है किसी कैदी में इच्छाओं का बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर एक अच्छी शराब पीने के बाद अपने आसपास किसी दूसरे को ना देखने से बढ़कर दुखदाई कोई दूसरी बात नहीं। सिगरेट के धुएं से स्तंभ कोठरी की हवा दूषित होती है और अभी मुझे यहाँ काफी दिन गुजारने हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नॉनसेंस। बुरा क्या? आपका खर्ची तो बचा रहा हूँ। अरे आप तो नहीं समझोगी, पिछले साल जिस तरह की इसकी हरकतें थी, जिस तरह से ये आधी आधी रात को पागलों की तरह चीखता था, चिल्लाता था, मुझे पूरा विश्वास है वो 1-2 साल से ज्यादा कैद की सजा नहीं काट पाए। लेकिन इस तरह की बातों से मेरा विश्वास कमजोर हो रहा है। मैं तो आपसे हमेशा कहती रही, वो आपसे 10 करोड़ रुपए लिए भी ना मानेगा नहीं। और इतना ही नहीं, मेरी किताबें भी खराब कर देता है, उस पे कमेंट्स लिख देगा, अंडरलाइन कर देता है उस पे। अब क्यों छटपटा रहे हैं? पहले तो किताबें इन्हें मेरी तरफ से दी जाएंगी। अच्छा सुनो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर, ठीक है? खाना हो आ गए? आज सही समय पर आए हो। मालकिन कुछ कह रही थी क्या? ये कहत रहे वहीं तो रहना है। जाना कहाँ है जो 10 बजे तक खाने पीने की हड़बड़ी रहती। फिर तुमने क्या कहा? हमने कह दिया आप भी लोगन की तरह रोज काम पर जाते हैं। हाँ। तो बड़ा अचरज हुआ उनको। अच्छा। समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने बताया कि आप रोज सुबह 10-11 बजे तक खाना पीना खा करके कपड़ा लत्ता चढ़ा लेते, फिर दिन भर कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ते लिखते रहते, संध्या के कपड़ा बदल कर फिर इत्मीनान होते। जानते हैं इस पर वो क्या बोली? क्या कहती हैं? गजब का आदमी, बीता भर कमरा में पूरा दुनिया ही बसा लिया। अच्छा ठीक, लाओ लाओ ये टिफिन मुझे दो। और हाँ एक काम करो, मैं खाना खा ही लेता हूँ, टिफिन कैरियर साथ लेते जाना, ठीक है? ठीक है। बैठो। यहाँ रहते रहते आपके 5 बरिस तो होएंगे, होए का हुई? क्यों? वैसे होने को तो 5 साल से भी ज्यादा हो गया। नहीं मतलब हर एक मनई याद नहीं होते। पहले बहुत याद आते थे, अब तो आदत सी हो गई। फिर भी याद तो आते ही। कौन कौन है घर में भी? बाबूजी हैं, माँ हैं, 2 छोटे भाई बहन हैं। कहाँ रहते हैं सब लोग? यहाँ से बहुत दूर, गांव में। गांव में हुजूर कुछ खेती बाड़ी बा? बहुत मामूली सी। हुजूर बियाह हुआ बा आपका? ना, यहाँ से जाने के बाद पहले बहनिया की शादी करूंगा, फिर अपनी। यहाँ से जाते वक्त ना हुजूर आपके पूरा 10 करोड़ रुपया मिले। तुमसे ये सब किसने कह दिया भाई? हमसे के कहे, ऐसा एक दिन मालिक लोगन के बतियाते सुना। अच्छा चलो ठीक है, ये लो, अब मुझे देर हो रही है, ठीक है? और हाँ रुको, चिट्ठी भी मांगेगा, कहाँ रखी चिट्ठी? देंगे। हाँ ये चिट्ठी लेते जाओ, मालिक को दे देना, ठीक है? ठीक हो जाओ। हुजूर राम।
हमेशा से कहती रही हूँ, आप मेहनत कम नहीं करते। काफी मामलों में आपको घाटा सिर्फ इसलिए होता है कि कोई नया काम शुरू करने से पहले आप ज्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। क्या बात कर रही हो यार? आखिर हर साल इस माइका माइन के ठेके से ही तो मुझे फायदा होता था। पर ये भी तो कहने वाले लोग थे कि इस बार जिस माइका माइन का ठेका आपने लिया था उससे घाटे की ही ज्यादा उम्मीद थी। ओह, ऐसे ही घाटा लगता रहा ना तो 2-4 सालों में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मालिक, ये चिट्ठी भी ठीक है, जाओ। सक्सेना की है। गोयल साहब, मैं यहाँ कुछ पंक्तियां विभिन्न भाषाओं में लिख रहा हूँ। ये भाषाएं मैंने इसी कैद के दौरान सीखी। मैं चाहूंगा कि इन पंक्तियों को विभिन्न भाषाओं के जानकारों से दिखाया जाए, और यदि इन पंक्तियों में एक भी गलती मिलती है तो आप अपने बागीचे से एक हवाई फायर करिएगा, और यदि इन पंक्तियों में एक भी गलती नहीं मिलती तो आप अपने बागीचे से 2 हवाई फायर करिएगा। आपके 2 हवाई फायर करने से मैं ये समझ जाऊंगा कि नई भाषाओं को सीखने का मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। धन्यवाद। ये भी अपने ढंग का निराला ही आदमी है। अब आप इतने जानकार लोगों को कहाँ ढूंढते फिरेंगे? इसमें तो समय भी कम है। अरे पहले ये भी तो तय हो कि ये काम कराना भी है या नहीं कराना है। मेरी ऐसी कोई मजबूरी है क्या? मजबूरी तो नहीं है, पर क्या फिर ना कि वो तुम्हारे दिलो दिमाग पे सवार होता जा रहा है। ये मत भूलो, तो थोड़ी का आदमी मेरा कैदी है, मालिक नहीं है। राम सेवक, देखो कौन है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते गोयल साहब। ओहो, अरे भाई, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। क्या करूं, आजकल काम में ऐसा व्यस्त हूं कि समय ही नहीं मिला। काफी समय से चाह के भी नहीं आ पाया। तो फिर आज कैसे रास्ता भूल गए? ये आज के अखबार में आपके कैदखाने पर लेख लिखा है। अच्छा, सोचा मिल भी लूंगा, और ना देखा हो तो बाय द वे से दिखा भी दूंगा। देखो तो अजीब कैद, विचित्र कैदी। वाह, हेडिंग तो बहुत बढ़िया है। आपने लिखा है? कह सकते हैं। मैं इसे रख लूं, बाद में देख लूंगा। हाँ हाँ, आप ही के लिए तो लाया था। धन्यवाद। लाइए देखिए क्या लिखा है। हाँ, लो देखो ना। अब वैसे याद आया, आपका कैदी कैसा है? अरे यार, सन की तो वो शुरू से ही रहा है। रोज उसकी कोई न कोई नई सनक रहती है। अच्छा, ये सक्सेना की बात से याद आया कि अभी दीक्षित जी मिले थे कुछ दिन पहले। बता रहे थे अजीब पचड़े में डाल गया है। हर महीने उसके घर पर 5,000 रुपए भेजने की चिंता लगी रहती है। ये किस बात? दरअसल ऐसा है कि सक्सेना ने दीक्षित जी से आग्रह किया था कि जब तक वो कैद में है तब तक दीक्षित जी उसके घर पर 5,000 रुपए भेजते रहा करें। तो दीक्षित साहब की शराफत समझिए कि वो पैसे देने के लिए तैयार है। अरे भाई, सूद समेत अगर रुपए मिलने की उम्मीद हो तो कौन ये काम नहीं कर देगा? क्यों? सो तो है। तो वैसे आप किसी सनक की बात देखिए ना, उसी तरह की बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। अरे मैं तो शुरू से कहती रही उनसे 10 करोड़ रुपए लिए बिना दम नहीं लेगा। अरे ये तो कोई चिंता की बात ही नहीं है जी। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं यूं करा दूंगा। पहले ये भी तो तय हो कि ये काम कराना भी है या नहीं कराना है। शर्तनामे में ऐसा कुछ था? नहीं। अब फिर? पर अगर तनेजा साहब उसके भाषा ज्ञान की जांच करवाने देते हैं तो उसके मन के मुताबिक 1-2 हवाई फायर करने में क्या हर्ज है? चलिए ठीक है, हम लोग इसमें बाद में विचार कर लेंगे। आखिर होगा वही ना जो ये चाहेंगी। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे हर चीज मुझसे पूछ कर ही करते हैं। अगर मुझसे पूछ कर किया होता ना तो आज आपकी ये हालत नहीं होती। ठीक है, मुझे बहस करनी पड़ी। तनेजा साहब, आप बैठ के मैडम से बातचीत करिए। मैंने जरा एक आदमी को टाइम दे रखा है तो नहीं, मैं भी फिर कभी बैठूंगा। मैं भी चलता हूँ। चलिए, मेरी मुलाकात होती है। वैसे बैठते तो मेरा भी मन बहल जाता है। नहीं भाभी जी, दरअसल एक नया पागल संपादक आया। आज पहला दिन है, लेट हो जाऊंगा तो बड़ा बवाल करेगा।
तो मैंने अपने फेफड़ों में इतनी हवा भर ली है कि अभी चाहूं तो घंटों बैठकर माउथ ऑर्गन बजा सकता हूँ। का बजा सकती हो? माउथ ऑर्गन? ओह, तुम नहीं समझे। ये बाजा बजाऊंगा। हाँ समझा हुजूर। पहले तो आप रात रात भर ही बाजा बजाते रहते। हम तो रात भर जाग करके आपका ये बाजा सुनते रहते। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इधर बीच तो आप बजोबे नहीं करते। अच्छा चलो तो फिर आज मैं फिर रात भर बजाऊंगा और कल दिन भर प्रेम से सोऊंगा। काहे? कल काम वाम पे नहीं जाना है क्या? कल संडे है ना, तुम्हें नहीं मालूम? काम संडे मेरा मतलब इतवार है ना। इतवार पर कोई काम नहीं, पूरा आराम। समझ गया हुजूर, समझ गया। क्या बात है राम सेवक? ये आवाज कैसी थी? हुजूर, हुजूर, गोली का आवाज है हुजूर। गोली की आवाज? हाँ। लेकिन किसने चलाई गोली? अरे और कौन? अपने मालिक हैं, गोयल साहब। गोयल साहब? हाँ। और गोली किस पर चलाई? ऐसा ही हुजूर, हवा में दागा था, हवाई फायर। तुमने सुना गोली कितनी बार चली? हाँ, 2 बार तड़ातड़। तुम्हें ठीक से याद तो है ना? गोली पक्का 2 बार ही चली थी। हाँ हाँ हुजूर, सब सुना। पहले एक, फिर मारे दूसर का धाए से। हाँ चलो, अब अच्छा, अब मैं आराम से इस पर एक आध धुन बजाऊंगा और हाँ, तो चाहो तो बैठकर सुन भी सकते हो, ठीक है? अब हम चला जाए। असल में हमरे ननके बचवा के जी अच्छा नहीं बा। क्या हो गया उसको? और उससे होकर पेट चालू बा। अरे तो दवा क्यों नहीं कराते? दवाई तो बहुत करावा, बाकी फायदा नहीं भर कौनो। अच्छा हाँ। रुको फिर मैं एक दवाई बताता हूँ। दवाई दे तो काम। अरे ये चिकित्सा शास्त्र की किताबें भी तो हैं। सुनो, अरे तो बहुत ही आसान बाबू, कई ले देखे देखो। और हाँ, फायदा ना हो तो रात बिरात खिड़की से जगह कर मुझको बोलना, मैं और दवाएं खोज कर रखता हूँ, ठीक है? जरूर सर। अच्छा हुजूर, राम राम। ठीक। भैया के है यार, आइए भाई आइए, काहे पीटा था? आज साहब राम राम। और भाई राम सेवक, सब बढ़िया? हाँ सर। अच्छा, मालिक को बोलो मैं आया हूँ। मालिक तो घरे नहीं है मुझे। समय कहाँ से? तो हम क्या जाने सर। अच्छा, मालकिन है? हाँ है, थोड़ा तबीयत खराब बस सोवत। क्या क्या हुआ? बता नहीं पाऊँ। अच्छा, तो सुनो, ऐसा है जब मालिक आए तो बता देना मैं आया था कुछ जरूरी काम से, फिर दोबारा आऊंगा। जरूर। कौन है राम सेवक? तनेजा साहब है मालिक। वापस बुलाओ उन्हें। साहेब, साहेब, आओ यहाँ। नमस्ते भाभी जी। क्या बात है तनीजा साहब? बैठिए। नहीं नहीं, फिर कभी आप ध्यान रखो, आप आराम करो। कितना आराम करो? आराम नहीं तो अस्वस्थ कर दिया। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर खुद आए। क्या है? वही जो सब कहते हैं, आराम कीजिए, टेंशन मत। तो गोयल साहब भी आजकल ये तो पूछिए, मालूम ही होगा पेपर मिल में हड़ताल की वजह से कितनी परेशानी। क्या भाई,
परेशानी तो जहाँ तक समझता हूँ सिर्फ मुझे ही है, और किसे परेशानी हो गई? बहुत साल जिएंगे गोयल साहब, आप ही की चर्चा चल रही थी अभी। मेरी या मेरे परेशानी की? तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो डॉक्टर साहब से बोलो ना, तुम्हें दवा दे देंगे। हैं? क्या चलेगा साहब आज सुबह सुबह इधर? दरअसल वो आपके पेपर मिल की हड़ताल की रिपोर्टिंग मुझे ही करने को मिली है ना, इसीलिए आना हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मेरी जानकारी में तो ये बात नहीं है। कल हड़तालियों से मिला था, बहुत गुस्सा है उनका आप पर, तो मैंने सोचा आपसे भी बात कर लूं। अब एक तरफा बातचीत से तो कई पहलू छुपे रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक किया आप। वैसे भी मैं ऐसे पत्रकारों से बहुत घृणा करता हूं, सच पूछे तो नफरत करता हूँ, जो केवल हड़तालियों की बात सुनकर उन्हीं के डुओ की सी करने लगे। पर अब क्या स्थिति है? वहीं से तो आ रहा हूँ। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल खत्म नहीं। पर मैं भी मानने वाला नहीं, एक एक को नौकरी से निकाल। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो मिल में ताला लगा। पर ये तो कोई हल ना हुआ। अरे ना हो, एक उनका लीडर, उससे इतनी दफे बातचीत, मैंने कहा भाई 50,000 रुपए ले लो, कॉम्प्रोमाइज करवा, पर मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अब तो मेरा फोन तक नहीं रिसीव करता, और एक तरफ ये सक्सेना है 10 करोड़ रुपए के लिए नरक भोग रहा। सक्सेना की बात की तो एक बात याद आई। कल दीक्षित जी मिले थे, बता रहे थे कि उनके गांव से चिट्ठी आई, उनकी माँ की तबीयत काफी खराब है। पूछे थे ये बात उन्हें बताई जा सकती है या नहीं? भाई ये तो शर्त की अवहेलना होगी ना। हाँ इसीलिए पूछा। पर बता दीजिए, ये सख्ती भी अच्छी नहीं होगी। देखिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। गोयल साहब आप ये बात सोचिए, अगर इस बात से भावना में आकर वो कैब छोड़ के चले जाते तो आपको ही तो 10 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ेंगे। देखिए साहब, जितना मैं उसे जानता हूँ ना, इस बात का उस पर कोई असर नहीं होगा। आपको विश्वास ना हो तो आप खुद कह के देख लीजिए भाई। फोन लग रहा है। गोयल साहब आपका कॉल है। मेरा ही कॉल है। हाँ हेलो, बोलो बेटा, सुनता हूँ मैं। हाँ बोलो। क्या ये क्या बोल रहे हो यार? अरे तो तुमने फोन किया तो बोले शेयर के भाव बढ़ रहे हैं, अभी बता रहे हो कि शेयर के भाव घट रहे हैं, ऐसे कैसे? क्या? हाँ 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 बोलो, सुन रहा हूं मैं। ये मार्केट क्रैश कर गया? ओहो, हाँ हाँ हाँ, अरे कितने का? क्या 40 करोड़ का नुकसान? ओह माय गॉड। हाँ, अरे करना क्या है यार, पहली फ्लाइट पकड़ो, तुरंत वापस आओ, फिर बात करता हूं मैं। हुआ क्या गोयल साहब? शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो गया, लुट गया मैं तो आपको हमेशा से मना करती रही हूँ, पर आप मेरी बात कभी मानते नहीं हैं। तो अब क्या करना है? सारी मुसीबत एक साथ। कन्हैया जी जरा मेरे साथ आइए प्लीज, जल्दी। तुमसे भी कहा है क्या? नहीं हुजूर, हवा तक तो नहीं करें। तो फिर इतना घबराने की जरूरत नहीं, देखो क्या होता है। कोई का कहे में कोनो टाइम लगा था का? अच्छा, दूसरों को क्या कह के निकाला है? यह है कि तू सब कामचोर हो गया, आलसी, पहले जैसा काम नहीं करता। चले जाओ यहाँ से, हम दूसरा नौकर रख लेंगे।
आकर के अपना हिसाब किताब कर लेना। यह सब कह के हुजूर सब के निकाला। लेकिन ये तो गलत बात है, नहीं रखना ना रखे, लेकिन किसी को कामचोर, आलसी और बेईमान कहकर निकाल देना तो अच्छी बात नहीं। असल बात तो कुछ और ही बात। यह साल ताबड़तोड़ लगातार इतना घाटा लगा कि दिमाग ठंडा हो गया। अब इतनी औकात कहाँ बाकी घरों में 10-5 ठो नौकर फटावत थे। अच्छा, वो जो कपड़ा मिल में हड़ताल चल रही थी उसका क्या हुआ? रोए का मिल बंद बा, बेचे के विचार बा। जब तक नहीं बिका तब जो इच्छा हो तो हम खाए लें। अब ढेर सारा काम पड़ा हुआ। जब से नौकर चाकर कम हुआ है तब से काम करत करत दम निकला। कई आदमियों का काम अकेले करते हो, थोड़ी पगार ही बढ़वा लो। हाँ, यहाँ नौकरी पे आफत बा, आपका पगार ही बढ़वा। जब तक आप यहाँ आए तब तक हम आप गए तो हमारा छुट्टी। ये खाना पीना दे बदे, दाना पानी दे बदे हमके रखे हैं। और अब आपके जाए में शायद 6 महीना बाकी होए का? हाँ, वही समझो। आजकल आप पहले जैसा काम धाम नहीं कर पाते। कपड़ा लत्ता बदल के आप सो नहीं जाते। अब तो कापी किताब नहीं मंगोते। दिनों भर सोचत रहती। आखिर में इतना क्या सोचत है हम लोग? बिना सोचे कुछ होता है जी? कभी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, कभी गोयल साहब के बारे में सोचता हूँ, कभी तनेजा जैसे लोगों का भी ख्याल आता है, फिर कभी अपने बारे में सोचता हूँ, और कभी सबके बारे में एक साथ सोचता हूँ। ये लो। ओह, तनेजा साहब, आइए आइए। वर्षों बाद आज अचानक कैसे याद आई? आना तो पिछले 1 महीने से चाह रहा था नीरज, और आपको ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ जब कोई चाहे मिल ले। गोयल साहब से पूछा, कहने लगे कि शर्तनामे के मुताबिक राम सेवक के अलावा आपसे कोई और नहीं मिल सकता। तो फिर आज आप गोयल साहब से बगावत करके मिलने आए हैं क्या? मैं उनका कोई गुलाम नहीं कि उनकी बात ना मानना मेरी बगावत कही जाए, और आज तो मैं उनसे पूछ कर आया हूँ। अब अपने आने का उद्देश्य भी बता ही दीजिए फिर। कल मुझे दीक्षित जी से पता चला कि आपकी माँ। क्या हुआ मेरी माँ को? पता चला था आपकी माँ की तबीयत काफी खराब चल रही। मैंने कभी इस बात की सूचना आपको देने की सोची, और शर्तनामे के मुताबिक ऐसा करना उचित नहीं लगा। तो फिर आज कैसे उचित लगने लगा? बात उचित अनुचित नहीं रही नीरज। कल मुझे पता चला कि आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है। ये एक बात थी जो आपको ना बताना मैं फौरन उचित समझता हूँ। गोयल साहब तो अभी भी अपने शर्तों के दायरे में रहकर ऐसा करना उचित नहीं मान रहे थे, पर मेरी जिद के आगे आखिर में झुकना पड़ा। इस बात को आपको ना बताना कोई मामूली अपराध ना होता, और इसके लिए मेरी आत्मा मुझे कभी माफ। कब मरी है मेरी माँ? आज 15 दिन हो गए। 15 दिन? कनेजा साहब, जब मेरी माँ की हालत सीरियस थी तब आपने नहीं बताया, तो आज 15 दिन बाद मरने की खबर भी आपको नहीं देनी थी। सूचना देकर आपने इतना बड़ा अपराध किया है जिससे बड़ा अपराध आप कर ही नहीं सकते। आप जो समझे नीरज, मैंने जो भी किया है नैतिक कर्तव्य समझ के किया। कुछ नहीं कर सका मैं अपनी माँ के लिए। क्या कर सकता हूँ मैं अपनी माँ के लिए?
तुम घर की खस्ता हाल को लेके परेशान हो और मैं सोच रहा हूँ पता नहीं अब ये घर अपना रहेगा भी या नहीं। बहुत जल्द सक्सेना के कैद की मुद्दत समाप्त होने वाली है। शर्तनामे के मुताबिक मुझे उसे 10 करोड़ रुपए देने होंगे और व्यापार में लगातार घाटा होने से मैं लगभग कंगाल सा हो चुका हूं। बैंक के रुपए भी पूरे नहीं पड़ रहे हैं। इसी हाल में इस घर को गिरवी रखने या फिर बेचने की सिवा कोई चारा भी तो नहीं है ना। अब तो ये सोचना भी बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं होगा ना। 10 साल की सजा काट लेने के बाद एक दिन के लिए वो खड़ा हो। सोच कर देखिए, आपने होशियारी की बात सोची ही कब। फिलहाल तो मुझे 10 करोड़ रुपए की चिंता हो रही है। शर्तनामे के मुताबिक मुझे इतने रुपए देने ही होंगे और 10 करोड़ देने के बाद मैं पूरी तरह से कंगाल हो जाऊंगा। मेरे ही रुपए पर ऐश करेगा वो। एक दिन खुशी से सुनने को मिलेगा कि श्रीमान मेरी खुशियों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज आपके हालात अच्छे नहीं है, मुझे मदद कर लेती है। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे बर्बाद होने से सिर्फ एक चीज रोक सकती है और वो है सक्सेना की मौत। हाँ, सक्सेना की मौत। बहुत से लोगों के बारे में मैंने सुना है जो रात को सोए तो सोते ही रहे। अपने आसपास के लोगों को मैंने बड़े नजदीक से देखा है, जीवन का छोटा मोटा दुख भी नहीं बर्दाश्त कर पाए। 10 साल का नरक भोगकर भी जिंदा कैसे बचा ये सक्सेना? मर क्यों नहीं जाता? नहीं मरेगा, नहीं मरेगा सक्सेना, मरेगा, जरूर मरेगा, जरूर मरेगा। नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। वो मुझसे 10 करोड़ लेके ही मानेगा, मरेगा, जरूर मरेगा। नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, मरेगा, जरूर मरेगा सक्सेना।
लेकिन उसे मार नहीं पाया मैं। हाँ, उसका खून कर नहीं पाया। उसको पता चल गया कि आप उसका खून करने गए थे? नहीं, यहाँ से जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए राम सेवक के क्वार्टर पे भी रुका था। उसे एक दो आवाज भी दी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। मुझे लगा यही मौका अच्छा है, उनका इल्जाम तो राम सेवक के सर पे जाएगा। यही सब सोचता हुआ मैं कैद खाने तक पहुंच गया। खिड़की से झांक कर देखा, कुर्सी पर बैठा मेज पर सर रख के सो रहा था। मैंने चाबी गिरा करके भी देखना चाहा कि वो सो रहा है या जग रहा है। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं है। फिर मैं ताला खोलकर भीतर गया, इधर उधर घूम रहा था, देख रहा था, सोच ही रहा था कि कैसे कैसे एक झटके में इसका काम तमाम कर दूं मैं। लेकिन उसके सोने में इतना इत्मीनान था, मैं अपने अंदर इतना साहस नहीं जुटा पाया कि ये झटके में ही उसका काम तमाम कर देता। लगा नहीं, ऐसा तो नहीं। मेरे इरादे कैसे पता चल गया तो सब बात गड़बड़ हो जाएगी। यही सब कुछ सोच ही रहा था कि मुझे मेज पे एक कागज मिला जिसमें कुछ लिखा हुआ था। जरूर वो अपने 10 करोड़ रुपए को लेकर क्या क्या सपने पाल रखे हैं। वही लिखा, जरूर वही लिखा। पढ़ा आपने क्या लिखा है? नहीं, पढ़ा नहीं। पढ़िए। हाँ, पढ़ता हूँ। हाँ, गोयल साहब, कल सूर्योदय के साथ ही मैं यहाँ से आजाद हूँ, और यहाँ से जाने से पहले कुछ बातें बतला देना जरूरी समझता हूँ। अपनी कैद के दौरान पिछले 10 वर्षों में मैंने आपकी भेजी किताबें खूब पढ़ी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जीवन और स्वतंत्रता के बारे में जो कुछ भी उन किताबों में कहा गया है उससे मैं सहमत नहीं। मैं तो उन चीजों को भी अच्छी नहीं मान पाता जिन्हें आपकी किताबों ने जोरदार शब्दों में अच्छा लिखा। बल्कि स्पष्ट कहूं, आपकी किताबें पढ़ते हुए मैंने बार बार खुद को बेपेंदी के घड़े की तरह लुढ़कते हुए महसूस किया। सदियों से मनुष्य को बेचैन कर देने वाले जितने विचार पैदा होते आए हैं उनसे मेरा दिमाग भर गया है। मैं आपकी उन किताबों को तुच्छ समझता हूं, उनका तिरस्कार करता हूं। गोयल साहब, पिछले 10 वर्षों में मैं धरती और उस पर बसने वाले मनुष्यों के बारे में पढ़ता रहा, पढ़कर सोचता रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी किताबें पढ़ते हुए ना तो मैंने कहीं धरती की गंध महसूस की है और ना ही कहीं मनुष्य पाया। हाँ, आपकी किताबें पढ़ते हुए एक
अच्छी शराब के ढेर सारे लक्षणों का बार बार पता चलता है। धरती पर स्वर्ग का वरदान मानकर औरतों का कितने रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी मिली जिसे मैं पचा नहीं सकता। प्रचंड प्रतिभा वाले आपके कवियों ने परियों जैसी सुंदरियों से मेरी मुलाकातें की। ये सुंदरियां सपनों में आकर कानों में फुसफुसाकर ऐसी ऐसी कहानियां सुनाती रही कि अक्सर मेरा सर चकराते रह गया। मेरे कहने पर आपने मुझे धर्मशास्त्र की किताबें दी, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल, कुरान सब भेज और मैं पढ़ता रहा। यहाँ तक कि नाट्यशास्त्र और कामसूत्र भी पढ़ रहा, धर्मों का इतिहास पढ़ा, उनकी विवेचना पढ़ी, मनुष्य के बनने की कहानी पढ़ी, दुनिया का इतिहास जाना, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र की किताबें भी आप बड़े उदार मन से भेजते रहे। और पिछले 2 वर्षों में तो मैंने तुलसी, कबीर, मीरा, टैगोर, मीर, गालिब, शेक्सपियर, बायरन, मिल्टन, कालिदास और भास सबको पढ़ा। ये किताबें ही थी जिनकी वजह से मुझे अंग्रेजी और उर्दू के साथ साथ बांग्ला, मराठी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाएं भी आ गई। भारतीय और विदेशी भाषाओं के दर्जनों उपन्यासों, कहानियों और कविताओं की किताबों के नाम तो क्या ही गिनना। और कई भाषाएं सीखने का शौक वो तो कब से मन में दबा हुआ। आपको अचरज होगा गोयल साहब कि पिछले 10 वर्षों में मैंने करीब 600 से अधिक किताबें पढ़ डाली, जो मुझे अथाह अगाध सीमा तक ले जाती, एक नई दुनिया में ले जाती और चमत्कार दिखलाती। हालांकि जीवन के व्यवहारों में निश्चय ही ये संभव ना हो, पर इन किताबों को पढ़ते हुए मैंने पहाड़ों पर चढ़कर उगते हुए सूरज को बहुत नजदीक से देखा। वहां मैंने ठीक अपने सर के ऊपर बिजली का चमकना महसूस किया। इन किताबों से मैंने नए नए साम्राज्यों की स्थापना का रहस्य जाना। आपके कवियों और लेखकों के द्वारा की गई प्रशंसा के उजाले के बावजूद उनके काले चेहरों को मैंने साफ साफ देखा है, जो अपने झूठे अहंकार और मामूली से धन दौलत की रक्षा के लिए गलत से गलत काम करते रहे। यहाँ तक कि निरपराध निर्दोष लोगों की नृशंस हत्याएं की हैं। जी हाँ, हत्याएं। अब आपकी सोच और आपके विचारों की कोई कीमत नहीं। आपके तर्क लचर हो गए हैं और आपने गलत रास्ता, आपने सत्य की जगह झूठ को अपना लिया है और झूठ को सच साबित करना ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया। रहस्यमयता में आप सौंदर्य देखने लगे हैं। हाँ, आप लोग इस सौंदर्य और अथाह भंडार पर गर्व कर सकते हैं। मृत्यु के गाल में पड़कर इस संसार से सब उसी तरह से चले जाएंगे जैसे कि अपने बिलों में रहते हुए चूहे चले जाएंगे। गोयल साहब, जिस तरह सेब और नारंगी के पेड़ पर कभी मेंढक और छिपकली उगाए और गुलाब से घोड़े के पसीने की गंध आने लगे तो आप आश्चर्य करेंगे। ठीक उसी तरह आपके धरती के बदले स्वर्ग चुनने पर मुझे आश्चर्य होता है। अरे, धरती जैसी ठोस चीज की तुलना में स्वर्ग और नर्क जैसी काल्पनिक और हवाई चीज पसंद करने वाले आप जैसे लोगों की समस्त जीवन धारा को मैं तुच्छ समझता हूँ, उनका तिरस्कार करता हूँ, बल्कि उनसे घृणा करता हूँ। बकवास कर रहा है ये। शर्त जीत जाने का मतलब ये नहीं है कि वो मुझे गालियां देता रहे और मैं उसे बर्दाश्त करता रहूं। अब किसी के लिए सोचना या समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि एक रात की सजा काटना उसके लिए कितना आसान है। ठीक है, शर्त जीत गया है तो अपने रुपए ले और निकलता बने यहाँ से। मिस्टर गोयल, आपकी जीवन धारा के प्रति मेरा तिरस्कार इतना बड़ा है जिसे व्यवहार में मैं किसी छोटी बात से प्रमाणित नहीं कर सकता।
आपकी जीवन धारा के प्रति अपनी अपार घृणा और घोर तिरस्कार को व्यवहार में प्रमाणित करने के लिए मैं आपके 10 करोड़ रुपए छोड़ रहा हूं। जिस रुपए को लेकर मैंने कभी स्वर्ग के सपने पाले थे उसे अब मैं तुच्छ समझता हूं। ईश्वर यदि है तो, और प्रकृति को मैं साक्षी मानकर अपने मन, अपने अंतःकरण से ये कह रहा हूं कि मेरी ये मुक्ति, मेरा ये जीवन, स्वास्थ्य और वो सब कुछ जिसे संसार में वरदान कहा जाता है, उन सबसे मुझे विरक्ति होती है। इसीलिए आपसे 10 करोड़ रुपए पाने के अधिकार से खुद को वंचित करते हुए अपनी सारी शर्तें तोड़कर मैं निर्धारित समय से ठीक 10 मिनट पहले ही खाना छोड़कर निकल जाऊंगा, ताकि आप गोयल साहब अपना धन अपने पास रख सकें। अभी आप देख रहे थे नाटक जिसे प्रस्तुत कर रहे थे बैक स्टेज संस्था के कलाकार। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो एक बार जोरदार तालियां तो परिचय करवाते हैं जिन कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय के माध्यम से नाटक को एक दिशा दी और आपको यहाँ पर बांधे रखा। उन कलाकारों से सबसे पहले गोयल की भूमिका निभा रहे थे सतीश तिवारी, जायसवाल जिन्होंने श्रीमती गोयल की भूमिका निभाई, अमर सिंह वकील सक्सेना, पत्रकार तनेजा के इसमें सिद्धार्थ और राम सेवक की भूमिका निभा रहे थे दिलीप श्रीवास्तव। इस नाटक का निर्देशन किया है श्री प्रवीण शेखर जी ने। मैं उनको भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर पधारें और केंद्र के कार्यक्रम प्रभारी श्री मदन मोहन मणि जी से निवेदन करूंगा कि वो पुष्प गुच्छ भेंट करके बैक स्टेज संस्था के सभी कलाकारों के साथ निर्देशक महोदय का भी आज स्वागत और अभिनंदन करें। श्री मदन मोहन मणि। मैं प्रवीण शेखर जी से निवेदन करूंगा कि इस नाटक के संबंध में अपने विचार 2 शब्द अवश्य। सुधी दर्शकों, एक हैवी टेक्निकल ग्लिच की वजह से नाटक को संगीत का साथ नहीं मिला, 2 बार बिजली भी गई, लेकिन संतोष और खुशी इस बात की है कि आपका साथ बना रहा। आप जैसे समुद्री दर्शकों के पास ऐसा कौन सा कलाकार होगा जो अपने दर्शकों पर नहीं आएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप साथ बने रहे। और जो तकनीकी खामियां हैं जिसके जिम्मेदार हम ही हैं और ना कोई एक्सक्यूज नहीं है ये, उसके बावजूद आपने उसे इग्नोर किया, नाटक को साथ दिया, कहानी को साथ दिया, अभिनेताओं का साथ दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और NCCFCC का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें नाटक करने के लिए यहाँ बुलाया, हमें मौका दिया और अपने शहर के
5 अन्य साथी रंगकर्मियों, निर्देशकों के साथ और तमाम युवा अभिनेताओं के साथ मुझे भी मौका दिया। आप सबका धन्यवाद। और इसी के साथ केंद्र द्वारा आयोजित ये 6 दिवसीय नाट्य समारोह के अंतर्गत आज समापन अवसर पर आप सभी पधारे दर्शक बंधुओं का, सभी कला प्रेमियों का मैं अपने केंद्र की ओर से और निदेशक महोदय की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप लोग अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल करके हमारे बीच में यहाँ पधारे। आपने हमारे 6 दिवसीय नाट्य समारोह की शोभा बढ़ाई। इसके लिए हम आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हो, सभी सुख का दर्शन करें, कोई भी दुख का भागी ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस रंग यात्रा को यहीं पर विराम देते हुए आपसे पुनः मिलने की आशा से विदा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।